सो फ्रेंड्स, अब हम 12 और 13 के एनालिसिस पे आ गए हैं। 11 का भी आपने सुन लिया होगा, है ना। 12-13 के एनालिसिस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अफ्रीकन यूनियन। आप सबको पता है G20 में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया है, तो बहुत बड़ी बात है अफ्रीकन यूनियन के लिए भी, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो G20 में अफ्रीकन यूनियन हैज़ बीन एडमिटेड एज द न्यू मेंबर। एंड अभी जो G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट हुआ न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये चीज़ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था अभी 11 तारीख को। तो दैट दीज ऑल थिंग्स हैव हैपेंड, ठीक है ना। AU अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं, है ना। 55 मेंबर स्टेट्स हैं दैट मेक अप दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसी के मेंबर्स अफ्रीकन यूनियन बनाते हैं, ठीक है ना। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था 2002 में। एंड इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको हम OAU बोलते थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी 1963 से 1999 तक चली थी। उसके बाद इसकी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन AU अफ्रीकन यूनियन चली। इसका हेडक्वार्टर जो है वो एडिस अबाबा इथियोपिया में है। कहाँ पे है? एडिस अबाबा इथियोपिया में। तो ऑल दिस थिंग्स आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द अफ्रीकन यूनियन। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट है और यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन में 6 रीजन्स हैं। याद रखिएगा 6 रीजन्स हैं अफ्रीकन यूनियन के। तो ऊपर आपको नॉर्थ दिख रहा होगा, देन वेस्ट दिख रहा है, ये सेंट्रल है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट एंड यहाँ पे आपको साउथ है, ठीक है ना। तो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल हो गया। अब यहाँ पे एक है लास्ट आपका, दीज आर द 6 रीजन्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो छठवां रीजन इन्होंने डायस्पोरा को माना है, जो कि मतलब इंडिया, यहाँ के लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, तो दैट इज द 6th रीजन, है ना। तो अब नॉर्थ वाले रीजन में जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 5 रीजन हो गए प्लस एक डायस्पोरा छठवां हो गया ना, जो बाहर रह रहे हैं। तो नॉर्थ में जो है 7 कंट्रीज आती हैं। 7 कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं नॉर्थ में? अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मैरिटानिया, मोरक्को, शहरवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ट्यूनीशिया। तो ये 7 कंट्रीज आती हैं नदर्न रीजन में। साउथ में 10 कंट्रीज आती हैं, जिसमें अंगोला, बोत्सवाना, लिसोथो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये सारी कंट्रीज हैं। वेस्ट में 15 कंट्रीज हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, कैबो वर्डी, कोट डिवोर, गैम्बिया, घाना, गिनी बिसू, गिनी, लाइबेरिया एंड माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, टोगो। दीज आर द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। ईस्ट में आपकी 14 कंट्रीज हैं, कोमोरोस, जिबूती, इथियोपिया, एरित्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रवांडा, शिसेल्स, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान, तंजानिया, युगांडा। देन सेंट्रल में आपके 9 कंट्रीज हैं, बुरुंडी, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, साओ तोमे एंड प्रिंसिपल। ये आपके 9 कंट्रीज सेंट्रल के। डायस्पोरा 170 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं कॉन्टिनेंट के, उस 6th वाले, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मैंने आपको ले था कि 55 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि वॉर टॉन रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वॉर इन्होंने देखा है, बहुत सारे कू इन्होंने देखे हैं, बट स्टिल दे हैव ऑल। AU लॉन्च किया गया था, मैंने दिखाया आपको, बताया। देखो यहाँ पे डरबन साउथ अफ्रीका में इसको लॉन्च किया गया था 2002 में, और इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी था उसको हटाया गया था, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को हटाया गया था। अब इन्होंने 2063 के लिए एजेंडा 2063 लॉन्च किया है। यह भी लिख लेना अगर आपसे कोई पूछे कि एजेंडा 2063 किसने लॉन्च किया है, तो अफ्रीकन यूनियन ने लॉन्च किया है। कहा है कि भैया 2063 तक जो है वो हम अपना पूरा आगा पीछा सब कुछ बदल देंगे। वी विल चेंज एवरीथिंग। पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कर देंगे, हम अपने हंगर को कम कर देंगे, है ना। एंड ये एक कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया बनाना चाहते हैं, 2017 तक बनाना चाहते थे, हालांकि 2017 तक कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है ना, जो कि लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया होगा वर्ल्ड का, ठीक है। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये बात हो गई AU की। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की। उसने कहा कि भैया जो सेक्शन 6A था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, है ना, उसको इनवैलिड कहा गया था।
ठीक है ना। सेक्शन 6A जो था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2014 में, इसको वो किया गया था, इनवैलिड कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उनका ये कहना है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब कि उसके पहले के भी केसेस के ऊपर ये वैलिड है ना। तो अब अभी ये चीज जजमेंट हुआ है, तो पहले हम सेक्शन 6A की बात कर लें कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सेक्शन 6A है क्या। तो सेक्शन 6A जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ऐड की गई थी 2003 में, है ना। और इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट का भी सेक्शन 26 वही है ना। तो ये सेक्शन कहता है मैंडेट द गवर्नमेंट्स प्रायर सैंक्शन, दिस सेक्शन ये सेक्शन क्या बोलता है कि गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन जरूरी है टू प्रोसीड इन करप्शन केसेस अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। तो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर की रैंक के ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर आपको करप्शन केसेस का वो करना है तो उसके लिए पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया था इन सेक्शन 6A2 स्टेट्स दैट नो अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर केसेस इन्वॉल्विंग अरेस्ट ऑफ पर्सन ऑन द स्पॉट ऑन द चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। मतलब अगर आप रंगे हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2014 में क्या हुआ, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी जिसने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 6A को DSPE एक्ट के, और ये कहा कि भैया ये जो पोजीशन है ये सील्ड नहीं कर सकती किसी भी ऑफिसर को किसी भी लेवल पे, है ना, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हो किसी ऊपर के लेवल पे हो, तो ये नहीं है। तो इसको माना क्या जा रहा था कि ठीक है 14 में जजमेंट हुआ है तो 14 के बाद से ये चीज़ वैलिड है। लेकिन अभी उनका कोर्ट का ये कहना है कि सेक्शन 6A जो था वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन था। ऑब्वियस सी बात है, लोगों के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करता है, और करप्ट जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इम्पीड कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियस बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लग दी थी बार बार, तो इम्पीडमेंट था। तो ये लोग सोच रहे थे 2014 के जजमेंट के बाद से ही ये वैलिड है, उसके पहले के केसेस में वैलिड नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी कि नहीं भैया ये रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब अगर 2010 का भी कोई केस होगा ब्राइबरी का और भले जॉइंट सेक्रेटरी के अगेंस्ट हो, लेकिन उसके लिए परमिशन नहीं लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सिंपल सी बात ये है। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला टॉपिक है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विजिट्स द मालदीव्स टू ऑब्जर्व प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2023। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो 3 मेंबर डेलीगेशन लेकर के मालदीव्स गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023 जो है उसको कंडक्ट कराने के लिए। तो आप सबको पता होगा कि जो इलेक्शन लॉज है मालदीव्स के, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ 5-year टर्म डायरेक्टली बाय द पीपल बाय यूनिवर्सल एंड सीक्रेट सफरेज। तो वहाँ पे मालदीव्स में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है 5 साल के लिए होता है, डायरेक्टली बाय द पीपल होता है, यूनिवर्सल एंड सीक्रेट सफरेज से होता है। वोटिंग सिस्टम फॉर इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट इज अ डायरेक्ट इलेक्शन थ्रू अ मेजॉरिटी वोट विद द फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। जो हमारे इंडिया में है ना, विधायकों और सांसदों को चुनने के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, है ना। तो वही मेथड वहाँ पे भी यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए भी, ठीक है ना। विनिंग कैंडिडेट को सिक्योर करना है मिनिमम 50% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन 1 और मल्टीपल राउंड्स। तो मल्टीपल राउंड्स में या एक राउंड में 50% से ज़्यादा वोट आपको सिक्योर करना है, ठीक है ना। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं, पता है आप सबको। मालदीव्स और इंडिया, मालदीव्स ने अप्रोच लगाई है, इंडिया फर्स्ट अप्रोच मालदीव्स की जो है, एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोएक्टिवली प्लेड अ मेजर रोल इन मालदीव्स। बहुत सारे क्राइसिस भी हुए थे मालदीव्स में, चाहे वो 1988 की कू हो, चाहे 2004 की सुनामी हो, चाहे 2014 की वाटर क्राइसिस हो, तीनों में ही इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सपोर्ट का रोल प्ले किया मालदीव्स के लिए ना। तो काफ़ी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, और अब ये इलेक्शन और ये सब कंडक्ट कराएंगे तो और अच्छे होंगे, ऑब्वियस बात है। अब आप सबको पता होगा कि मोरक्को में अर्थक्वेक हुआ था, 2000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी सैड थिंग टू हैपन, है ना, और बहुत ही मतलब संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जान गंवाई, या जिन्होंने अपना परिवार का कोई खोया, या अपनी जो भी संपत्ति का कुछ लॉस हुआ। तो मोरक्को हैज़ बीन हिट बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक। कैजुअलिटीज़ के नंबर 2500 से ज़्यादा है ना, एंड 6.8 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का था। एपिसेंटर इसका लोकेटेड था अल हाउज प्रोविंस में। अब देखो ये तो पता ना एपिसेंटर क्या होता है एंड फोकस क्या होता है। क्या होता है, जैसे मान लो अर्थक्वेक अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर यहाँ से जनरेट हुआ तो उसको हम बोलते हैं फोकस, यहाँ से जनरेट हुआ फोकस। इसका 90 डिग्री ऊपर जो पॉइंट सरफेस पे रहेगा ना वो एपिसेंटर कहलाएगा। याद रखिएगा, एपिसेंटर और फोकस में क्या डिफरेंस है, याद रखिएगा। जिस पॉइंट पे जनरेट होता है वेव्स वो होती है फोकस, और वो फोकस के बाद जो उसके 90 डिग्री ऊपर सरफेस का पॉइंट
पॉइंट होगा वो एपिसेंटर कहलाता है, ठीक है ना। और बाकी वेव्स तो आपको पता होगी, सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स, एस वेव्स, पी वेव्स, पी एंड एस वेव्स होती हैं, और एल और आर वेव्स होती हैं, ठीक है ना। दे आर द सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में दो होती हैं आपका, एस एंड पी वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। थोड़ा ये अफ्रीका की हम बात करें, मोरक्को की बात कर रहे हैं, तो मोरक्को का हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है ना, वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, मैप दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द मैप। ओके, सो दिस इज़ मोरक्को। मोरक्को बिल्कुल नदन पार्ट में है, आप देख रहा होगा आपको नदन पार्ट में, सहारा के भी थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट ये मोरक्को है। मोरक्को में ही आपका ये मराकेश, बहुत फेमस मराकेश एग्रीमेंट भी हुआ है, मराकेश ट्रीटी भी है ना। मराकेश ट्रीटी से ही आपका एक तो जो आपका आपको पता होगा वो ये आपका देयर इज़ अ वेरी फेमस ट्रीटी फॉर द डिसेबल्ड पीपल्स, है ना, डिसेबिलिटीज़ के लिए मराकेश एग्रीमेंट है, बहुत ही फेमस है। इसके अलावा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, उसमें भी मराकेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ना। एंड मोरक्को में ही है ये जगह, याद रखिएगा। यहाँ पे एटलस माउंटेन्स आपको दिख रहा होगा, एटलस माउंटेन्स, इसलिए एटलस सन्स भी कहा जाता है मोरक्को के लोगों को, है ना। मोरक्को इज़ वेरी गुड टीम ऑल्सो, फुटबॉल में बहुत अच्छी टीम है ना। जियाख और ये सब यहाँ के प्लेयर्स हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा रबत, रबत एक जगह बहुत फेमस है, कासाब्लांका, एक मूवी है ऑलरेडी, कासाब्लांका के बारे में जानते होंगे आप लोग, है ना। मराकेश पता है, मोरक्को है, एटलस माउंटेन आपने देख लिया। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लें। इसके जो वाटर बॉडी है, अटलांटिक ओशन दिख रहा होगा आपको, इसके नदर्न पार्ट में स्टेट ऑफ गिब्राल्टर दिख रहा होगा, स्टेट ऑफ यहाँ पे, है ना। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो की टू मेडिटेरेनियन भी कहलाता है, की टू मेडिटेरेनियन, इसलिए मेडिटेरेनियन सी भी है इधर साइड आपका, अटलांटिक ओशन है, बीच में स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, अटलांटिक, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, फिर मेडिटेरेनियन सी, है ना। और ऊपर जो यूरोपियन कंट्री है, स्पेन और पोर्चुगल, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। थोड़ा सा मोरक्को के बारे में बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, वेस्टर्न सहारा टू द साउथ एंड अल्जीरिया टू द ईस्ट बॉर्डर, इसमें वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया का है। कोस्ट लाइन्स अगर हम बात करें तो अटलांटिक, मेडिटेरेनियन, ये अटलांटिक और मेडिटेरेनियन है। एटलस माउंटेन्स और रिफ माउंटेन्स इसमें माउंटेन्स है। जेबेल तुबकाल हाईएस्ट पॉइंट है मोरक्को का, एंड हाईएस्ट पीक जो है अटलस की, वो दोनों जेबेल तुबकाल है। वाटर सोर्सेज में आपका मुलुया रिवर बहुत फेमस है, मुलुया रिवर सोर्स ऑफ वाटर है। एथनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो मोरक्को इज कंपोज मेनली ऑफ अरब्स एंड इमाजिघेंस, ये बर्बर जिनको बोलते हैं, इमाजिघेंस, ठीक है ना। एंड फॉस्फेट बहुत ज़्यादा, 2/3 ऑफ द फॉस्फेट रिजर्व्स आर इन मोरक्को, 2/3 ऑफ द फॉस्फेट रिजर्व्स आर इन मोरक्को। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये मोरक्को की लोकेशन एग्जैक्ट। आगे बात कर लेते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन 5 तारीख के एनालिसिस में शायद बताया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का इंडिया सोच रहा है। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब कि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लोकसभा इलेक्शंस हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टेट गवर्नमेंट्स के जो विधायक के इलेक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो सब साथ में होंगे। तो अब ये अभी बात चल रही है, इसके बहुत प्रोज कॉन सब डिस्कस किए गए हैं, लेकिन ये एडिटोरियल आया था जिसमें कहा गया कि भैया ये जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, दिस इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। अब क्यों कहा गया ये चीज़, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भैया अभी तो देखो 17 स्टेट्स ऐसे हैं, है ना, 17 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ टेन्योर्स होगी। इट विल रिजल्ट इन द शॉर्टनिंग ऑफ टेन्योर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एक्सेप्ट फॉर दोज इन 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टेट्स में शॉर्टनिंग ऑफ टेन्योर होगा, मतलब 20 से भी ज़्यादा स्टेट्स में शॉर्टनिंग ऑफ टेन्योर, मतलब उनको पहले खत्म करना पड़ेगा, है ना, अपना टेन्योर। 17 states will experience a reduction in the duration of their assemblies held terms by nearly a year and a half। 1.5 साल से ज़्यादा का रिडक्शन 17 स्टेट्स में होगा। ऑब्वियसली ज़्यादा फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो रहा है ना कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को रूल करने का पावर छीन रहे हो, 1.5 साल तक वो और कर सकते थे, लेकिन उससे पहले उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा जो टर्म्स है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ कर्नाटका, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, ये शॉर्ट होंगे बाय मोर देन 3.5 ईयर्स, 3.5 साल से ज़्यादा ये होंगे। एंड गवर्नमेंट हैज एडवोकेटेड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस एज अ मेजर टू रिड्यूस कॉस्ट, है ना, कॉस्ट के लिए, लेकिन वो कॉस्ट तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि अभी जैसे इतने इलेक्शंस हुए थे, ये फिर से दोबारा कंडक्ट करना, इस बार एटलीस्ट फर्स्ट टाइम के लिए तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, हालांकि जो है जो ये लॉ कमीशन ने भी बोला है कि जो अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट हाफ से भी कम हो जाएगी, ठीक है ना, दैट इज अ थिंग।
अब यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ कही है कि भैया देखो क्या होता है कि जैसे जो एक चीज़ मिस कर रहा है, जो लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि हाफ से भी कम हो जाएगी, वो एक चीज़ मिस कर रहे हैं, द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ऑथर का ये कहना है कि देखो क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, प्रिंटिंग, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत बूम करती है, ऐसा नहीं कि ये बूम नहीं करते। अब एक ही बार इलेक्शन होगा तो मतलब बाकी टाइम का तो बूम हट गया ना, तो एक ही बार जो होगा तो इससे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो मिस कर रहे हैं। इस कारण से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि चॉइस के ऊपर क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे हैं वो अलग हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके मुद्दे अलग हैं। क्या होता है इलेक्शन में जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं तो एक माइंडसेट बना के जाते हैं कि हम यार इसको वोट देंगे, ऐसा पहले ही बन जाता है वो। अब अगर 7 इलेक्शन होंगे ना तो दोनों ही लगभग मैच करने लगेंगे, मतलब कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, फ्री विल से हम वोट भी नहीं कर पाएंगे इस कारण से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबसे अफेक्ट करेगी। और ऑथर ने ये भी कहा है कि भैया देखो क्या है कि अगर बार बार टाइम पे इलेक्शन होता है तो एटलीस्ट जो पार्टीज रहती हैं वो वेकअप रहती हैं, जगी रहती हैं। अब अगर मान लो एक ही साथ हो गया, अब उनको पता है कि अगले 5 साल तक किसी भी स्टेट में कुछ नहीं है, तो वो फिर काहे को वेस्ट करेंगे, है ना। तो इस कारण से ये जो एक सुपरविजन का जो काम था ना वो भी हट जाएगा, और जो स्टेट्स हैं ऑब्वियस सी बात है उनको भी दिक्कत होने लगेगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, तो सारे जो इशूज़ हैं वो मर्ज हो जाएंगे। जो मैंडेट है वो फेडरलिज्म ऑब्वियस सी बात है फिर अंडरमाइन हो ही जाएगा, जो अलग अलग टीयर्स बने उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगला टॉपिक है इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी क्या है, G20 समिट के साथ ही क्या है, एक MOU साइन किया गया है। MOU साइन किया गया इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। याद रखिएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ पे, G20 के साइडलाइंस में ही किया गया है। इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलो या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC भी बोल सकते हो। एम क्या है, टू फोस्टर द कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन साउथ एशिया, अरेबियन गल्फ एंड यूरोप, ठीक है ना। क्या है एम, टू फोस्टर द कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन साउथ एशिया, अरेबियन गल्फ एंड यूरोप। इसमें ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, रेलवे लाइंस इस्टेब्लिश की जाएंगी, सी लेन्स इस्टेब्लिश की जाएंगे। कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, तो इंडिया है, US है, सऊदी है, यूरोपियन यूनियन है, UAE है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। फंडिंग कैसे आएगी, फंडिंग आएगी PGII, जो याद है आपको USA जो बाइडेन ने कहा था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसी के अंतर्गत ही IMEC को आगे बढ़ाया जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के अंतर्गत उसको अंदर बनाया जाएगा, ठीक है ना। 2 डिस्टिंक्ट कॉरिडोर बनेंगे, एक ईस्टर्न कॉरिडोर, एक नदर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया को लिंक करेगा अरेबियन गल्फ से, और नदर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ को यूरोप से लिंक करेगा। तो ईस्टर्न कॉरिडोर प्लस नदर्न कॉरिडोर रहेगा, ठीक है ना। रेल लिंक रहेगी इसमें इंक्लूडेड, इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा केबल, ये सब इंक्लूडेड रहेंगे। द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अ ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशन। को ये भी कहा गया है कि एक ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली इट इज़ बीइंग पोजिशनड एज अ मॉडर्न डे स्पाइस रूट, मॉडर्न डे स्पाइस रूट के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा एज एन अल्टरनेटिव टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अलावा द कॉरिडोर ऑल्सो एक्सटेंड्स इंडियाज रीच टू द नॉर्थ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। इंडिया की रीच जो है नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका तक बढ़ाएगी ये कॉरिडोर। एंड दिस कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडियन गुड्स टू यूरोप बाय 40 and 30%। मतलब अगर आप इंडियन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यूरोप और मिडिल ईस्ट में तो 40% और 30% तक कॉस्ट घट जाएगी, है ना, याद रखिएगा। एंड जो हमारे मैरीटाइम रूट्स हैं अभी के स्वेज कैनाल, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये सबको ऑगमेंट करेगा, है ना। अगला है G20 सैटेलाइट मिशन। अब इंडिया ने ही प्रपोज किया है लॉन्च करने का G20 सैटेलाइट मिशन फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा G20 समिट के दौरान ही G20 सैटेलाइट मिशन भी लॉन्च करने का इंडिया ने प्रपोज किया है, G20 सैटेलाइट मिशन। अब ये क्या एम है इसका, टू हेल्प द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन कर सके, इस कारण से G20 सैटेलाइट मिशन की बात की जा रही है। क्या होगा इसमें, द क्लाइमेट एंड वेदर डेटा जो होगा ऑब्टेन किया जाएगा, क्लाइमेट एंड वेदर डेटा जो ऑब्टेन होगा वो कंट्रीज के साथ शेयर किया जाएगा, स्पेशली विद द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। और इंडिया ने कहा है सारे जो G20 कंट्रीज हैं वो ज्वाइन करें इस इनिशिएटिव को, G20 सैटेलाइट मिशन को। और
पहले इंडिया ने सार्क कंट्रीज के बेनिफिट के लिए भी लॉन्च किया था, सार्क सैटेलाइट इसको बोलते हैं, 2017 में नेबरहुड फर्स्ट में 2017 में किया था सार्क सैटेलाइट में, हालांकि पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया था। और यूएस के साथ भी हम काम कर रहे हैं, नासा इसरो सैटेलाइट, निसार जिसको बोलते हैं, नासा इसरो अपर्चर रडार, है ना। और अब हम G20 के उसमें भी G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करना चाहते हैं। अगला है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो इंडिया ने अनाउंस किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को, G20 समिट में ही किया, इसलिए मैं एक साथ ही आपको सारे बता रहा हूँ, G20 सैटेलाइट, G20 बायोफ्यूल और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो G20 में ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की गई है इंडिया ने लॉन्च करने की, और इसमें यूएस, इंडिया और ब्राज़ील, याद रखिएगा 3 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यूएस, इंडिया, ब्राज़ील, UIB, यूएस, इंडिया और ब्राज़ील है, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं बायोफ्यूल के, है ना। यूएस, इंडिया एंड ब्राज़ील दे कंट्रीब्यूट अबाउट 85% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 81% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल। 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बोथ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ G20, जो कि इसका पार्ट बनने के लिए तैयार हो चुके हैं बायोफ्यूल अलायंस का, याद रखिएगा। कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो मतलब अभी नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं हमसे, जैसे चाइना, सऊदी एंड रशिया, दे हैव डिसाइडेड नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस। फोकस इसका रहेगा ऑन एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल्स को क्रिएट करना और उसके मतलब ऑब्वियस सी बात है, बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, बायोफ्यूल्स का यूज़ बढ़ाना एंड उसके प्रोडक्शन को और उसके यूज़ को और ज़्यादा बढ़ाना, 2030-2050 तक उसको 2 गुना 3 गुना कर देना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ऑलरेडी E20 मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के साथ वो की जा रही है, एंड 2025-26 तक हमारा टारगेट है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, E10 तो ऑलरेडी है, 10% ब्लेंडिंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम कर रहे हैं और 2025-26 तक हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, अब यहाँ पे अभी स्मॉल आइलैंड जो नेशंस हैं उन्होंने कहा है कि भैया ओशियन पोल्यूशन को रोका जाए, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, और इस कारण से जो 9 स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं वो जा गई हैं इटलॉस के पास, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के पास गए हैं, इन ऑर्डर टू आस्क देम टू रूल ऑन वेदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन अब्जॉर्ब बाय मैरीन एनवायरनमेंट शुड बी कंसीडर्ड पोल्यूशन और नॉट। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन मैरीन एनवायरनमेंट यानी कि जो ओशियंस एब्जॉर्ब करते हैं, क्या उसको पोल्यूशन मानना चाहिए या नहीं। तो 9 SIDS कंट्रीज यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इटलॉस के पास गए हैं। अब ये सी बात है, ट्राइब्यूनल जो है इटलॉस, उसका ओपिनियन चाहते हैं वो लोग, है ना। वो कह रहे हैं कि भैया आप एमिशन को कम करो ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करो। आप ये क्यों बोलते हो कि वो सिंक की तरह काम कर रहा है? अगर मैरीन एनवायरनमेंट भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो भी तो एक तरीके का पोल्यूशन है ना। हम तो क्या बोलते हैं, सिंक है, लेकिन सिंक क्यों है वो? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो, मेन तो वो चीज़ है। तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट इसीलिए गए हैं कि भैया जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज ये ओशियन एब्जॉर्ब करते हैं, क्या वो पोल्यूशन में आता है कि नहीं आता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इटलॉस के बारे में अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, एक कन्वेंशन था अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लॉस, उसके अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी के रूप में इटलॉस को बनाया गया था, इस ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। मेन इसका काम क्या है? काम इसका यही है कि जो नेशंस हैं अगर वो मैरीटाइम जोन्स या नेविगेशन संबंधित या कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द सी या फिर मैरीन एनवायरनमेंट संबंधित किसी इशू में अगर किसी कंट्री के बीच में इश्यूज डेवलप होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो मैरीटाइम जोन, नेविगेशन, मैनेजमेंट ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द सी, प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट, इनसे ओरिजिनेट होते हैं। इसमें 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं ट्रिब्यूनल में, 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, इनको सीक्रेट बैलेट से सेलेक्ट किया जाता है। एंड ऐसे लोगों में जिनको नॉलेज हो एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व हो ऑल दिस थिंग। एंड इसका जुरिडिक्शन अगर हम बोले तो द ट्रिब्यूनल हैज़ द जुरिडिक्शन ओवर एनी डिस्प्यूट दैट रिक्वायर्स कंसर्न ओवर और इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल लेड डाउन बाय अनक्लॉज। अगर अनक्लॉज इंक्लूड हो गया तो फिर समझ लो इटलॉस इंक्लूड हो गया, है ना। तो किसी भी लॉ में जहाँ पे अनक्लॉज की जरूरत पड़ती है वहाँ पे इटलॉस की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना। And the tribunal has the power over the states and international organizations that are already members of the convention। तो अनक्लॉज का अगर कोई कंट्री और अगर कोई कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है तो उसके ऊपर ट्रिब्यूनल का अधिकार आ जाता है। एंड जो कंट्रीज मेंबर नहीं है, है ना,
तो उनके ऊपर भी इट हैज़ अ से ओवर दैट ऑल्सो। अगर अनक्लॉज आ गया तो फिर ये तो है ना। आगे बात करते हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड एफडीआई ट्रेंड्स। तो रिसेंट एक सेंसस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, उसने ये कहा है कि टोटल जो आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडियन फर्म्स का वो बढ़ा है, टोटल आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा है, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को हमने देखा, एनालाइज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और कहा कि भैया जो हमारा आउटवर्ड यानी कि जैसे हमारे जो यहाँ इंडिया के फर्म्स हैं, अगर वो फॉरेन कंट्री में जा करके मेंबर मतलब ले रहे हैं, पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें और रहता है। तो अगर 10% से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है ना, एफडीआई में आता है, और 10% से ज़्यादा में, ठीक है ना। तो और अगर 10% से कम में है तो हम उसको एफपीआई बोलते हैं, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एफडीआई में तो काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें इंडिया की, तो हमारा देखो बढ़ रहा है ना, 2022 से 23 में हम सिंगापुर में काफ़ी, सबसे ज़्यादा हम सिंगापुर में कर रहे हैं। आउटवर्ड हमारा जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा वो सिंगापुर में कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे हम यूएसए में कर रहे हैं, तीसरे नंबर में आपका यूके पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सिंगापुर इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ आवर आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो मैंने आपको बताया आउटवर्ड जो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा हमने सिंगापुर में किया है। लार्जेस्ट जो हमारा इनवर्ड अगर हम बात करें तो यूएस हमारा लार्जेस्ट सोर्स है इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, इनवर्ड यूएस है, फिर सेकंड नंबर पे मॉरिशियस है, फिर थर्ड नंबर पे यूके है, एंड चौथे नंबर पे सिंगापुर है, ठीक है ना। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने बहुत अट्रैक्ट किया है ना। एंड सर्विसेज में अगर हम बात करें तो सेक्टर में अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग में, और सर्विसेज में अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ है, ये इन्होंने बहुत किया है। अब है सॉवरेन वेल्थ फंड, एक टॉपिक और न्यूज में था, सॉवरेन वेल्थ फंड। क्या होता है सॉवरेन वेल्थ फंड? सॉवरेन वेल्थ फंड जो होता है स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट होता है, याद लिख लेना है। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है, लिख लो इसको। सॉवरेन वेल्थ फंड जो होता है वो स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जिसमें मनी जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इज पार्ट, है ना। मनी जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट जिसका हिस्सा होती है, स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो कुल लगा कंट्री की तरफ से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और अब वैसे गवर्नमेंट बैक्ड रहती है तो काफ़ी ज़्यादा सेफ भी रहती है ना। और ये भी कैपिटल एसेट्स में जैसे रियल स्टेट, मेटल, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड अब जैसे देखो यहाँ पे हमारा इंडिया का है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड, NIIF, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड। ये इंडिया का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, NIIF, ठीक है ना। एंड बहुत सारे सोर्सेज से इसका पैसा आता है, फंडिंग जो आती है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो गया, या करेंसी से कुछ बचा पैसा, या प्राइवेटाइजेशन हमने किया तो उससे कुछ पैसा आया, या गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट की, या फिजिकल सरप्लसेस आए, है ना। तो इन सब के पैसे जो हैं वो SWF में जा सकते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है ना। अब हम देखें हमारे इंडिया में जैसे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा SWF है, सॉवरेन वेल्थ फंड है, वो सिंगापुर गवर्नमेंट का है, उसके बाद नॉर्वे का है ना, फिर उसके बाद कुवैत का है। ऑल दिस आर द सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स। एंड यहाँ पर देख लो इंडिया में भी जो आया है, ये देखो, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हो गया, नॉर्जेस जो गया नॉर्वे का है, फिर तीसरा कुवैत का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स जो आए हैं, ठीक है ना, सॉवरेन वेल्थ फंड बोलते हैं इनको। BRSR फ्रेमवर्क, अब क्या है BRSR फ्रेमवर्क उसके देख ले। तो IICA और यूनिसेफ इन्होंने जॉइंटली ऑर्गेनाइज की थी वर्कशॉप टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द BRSR फ्रेमवर्क। अभी रिसेंटली IICA प्लस यूनिसेफ इन दोनों ने मिलकर के BRSR फ्रेमवर्क के बारे में बताया। अब BRSR क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। लिख लो पहले तो BRSR को, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। लॉन्च किसने किया है? सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो
तो इसमें सेबी करता क्या है बेसिकली, सेबी इनकरेज करता है लिस्टेड कंपनीज़ को कि भैया वो ऐसे एक्टिविटीज़ करें अडॉप्ट जो कि सस्टेनेबल हो। पहले तो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। दूसरा, ये जो कंपनीज़ हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ये डिस्क्लोज करें इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रिवील करें। तो अच्छा पता है इसका एक फॉर्म भी आता है, जैसे लेट मी शो यू दैट, ये एक फॉर्म है, ये सेबी का ही फॉर्म है, जो लिखा ना BRSR ऊपर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। इसमें सब कुछ बताना पड़ता है, कौन सी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी क्या है, टर्नओवर कितना है, कहाँ कंट्रीब्यूट होती है, क्या एक्टिविटीज़ होते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये बेसिकली इसीलिए इसी तरीके से काम होता है। एंड जो हमारे टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उनको बोला जाता है कि BRSR के अंतर्गत आप एनुअल रिपोर्टिंग करो, सेबी को दो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, देखो क्या क्या प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल है आई थिंक, 9 प्रिंसिपल है, सॉरी 9 प्रिंसिपल्स आर देयर। पहला देखो, बिजनेसेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्व्स विद इंटीग्रिटी, ऑब्वियस सी बात है। द सेकंड है, बिजनेसेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मैनर दैट इज सस्टेनेबल एंड सेफ। तीसरा है, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। चौथा है, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड रिस्पॉन्सिव टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। देन पांचवा है, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। छठवां है, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट रिस्टोर द एनवायरनमेंट। सेवेंथ है, बिजनेसेस व्हेन एंगेजिंग एंड इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी शुड डू सो इन अ मैनर दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। बिजनेसेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। द नाइन्थ है, बिजनेसेस शुड एंगेज विद एंड provide value to their consumers in a responsible manner. All these things are there, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ट्रेंड के बारे में। हाँ, अब हम देख लेते हैं G20 में किसको किसको क्या क्या गिफ्ट दिए गए हैं, G20 में क्या क्या गिफ्ट दिए गए हैं लीडर्स को। तो पहला देखो लीड है आपका शीशम वुड संदूक विद ब्रास पट्टी। शीशम वुड संदूक, शीशम का संदूक और ब्रास पट्टी। संदूक एक हिंदी शब्द है, ट्रेजर चेस्ट के लिए यूज़ होता है ना। तो ये दिया गया था, शीशम वुड संदूक दिया गया था। ब्रास पट्टी स्ट्रिप लगाई गई थी। कश्मीरी सैफरन दिया गया था गिफ्ट के रूप में, है ना। काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा, सैफरन इज़ वेरी फेमस। एंड करेवाज जो है, कश्मीर में करेवाज जो सॉइल है, करेवाज लूज सॉइल्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये होता है, कश्मीर में हाई अमाउंट में होता है। देन पिकोई, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी टी। तो ये याद रखिएगा, पिकोई टी होती है, दार्जिलिंग और नीलगिरी टी दोनों फेमस है, पिकोई टी और नीलगिरी टी। एंड तो याद रखिएगा, दार्जिलिंग टी तो बहुत फेमस है, दार्जिलिंग टी पहला था इंडिया में जिसको GI टैग दिया गया था। और नीलगिरी टी बेसिकली कम्स फ्रॉम द सदर्न इंडिया, जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं वहाँ से आते हैं। अराकू कॉफ़ी, देन अराकू वैली जो है आपका, वहाँ से आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है, वहाँ से कॉफ़ी आती है, अराकू कॉफ़ी बोलते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये भी है। सुंदरबंस हनी, सुंदरबन की जो हनी है वो भी दी गई है, वेरी रिच इन फ्लेवर। कश्मीरी पश्मीना, कश्मीर का जो पश्मीना शॉल होता है, आप सबको पता होगा, पश्म मतलब वूल होता है इन पर्शियन। पश्मीना नाम की वहाँ गोट होती है जहाँ से आता है। जिघराना इत्तर एक मास्टरपीस है फ्रॉम कन्नौज उत्तर प्रदेश। जिघराना इत्तर जो है आपका कन्नौज उत्तर प्रदेश से है। इत्तर एक परफ्यूम होता है, जिघराना इत्तर याद रखें। खादी स्कार्फ हमारा सिनोनिमस है, महात्मा गांधी के खादी लव को डेमोन्स्ट्रेट करता है। एंड कॉइन बॉक्स भी दिया गया था इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी को कमेमोरेट करने के लिए, एक स्पेशल G20 पोस्टेज स्टैम्प और ये रिलीज़ किया गया है G20 के लिए, है ना। बनारसी सिल्क जो है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता है, बनारसी साड़ी बोलते हैं ना, सिल्क की साड़ियाँ। असम स्टोल इन कदम वुड बॉक्स, याद रखिएगा। तो एक स्टोल, पता है ना, स्टोल पहना जाता है, वो लगाते हैं ठंड वंड में पहन लेते, लगा देते हैं, तो मफलर टाइप का होता है। तो स्टोल यूजिंग द मूगा सिल्क का यूज़ करके, असम में मूगा सिल्क का यूज़ करके बनाई गई स्टोल। और उसमें कदम वुड बॉक्स, कदम बरफ्लावर ट्री वुड जो होती है, कर्नाटका के आर्टिजन्स ने बनाया था ये, है ना। तो असम का स्टोल और कदम बरफ्लावर टी वुड जो है कर्नाटका के आर्टिजन से बना करके उसमें डाला गया। कांचीवरम स्टोल इन कदम वुड बॉक्स, कांचीवरम का स्टोल भी यूज़ किया। इक्कट स्टोल जो है वो भी, इक्कट स्टोल जो है वो उड़ीसा के आर्टिजन्स मलबरी सिल्क से बनाते हैं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अच्छा, अब निप्पा वायरस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस दौरान। निप्पा वायरस आप सबको पता है कि केरला में बहुत ज़्यादा फैला है। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में जूनोटिक डिसीज़ होता है, मतलब कि जानवरों से फैलता है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बीच में स्प्रेड होता है। ट्रांसमिशन जो होता है इसका बैट्स और पिग्स के थ्रू होता है ना। एंड फ्रूट बैट्स माना जाता है कि वो ट्रांसमिट करते हैं इस वायरस को टू अदर एनिमल्स लाइक पिग्स एंड डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्स, शीप्स, है ना, फ्रूट बैट्स जो होते हैं। एंड जो कॉज है इसका ऑब्वियस सी बात है फ्रूट बैट्स माने जाते हैं टेरोपोडिडे फैमिली के। टेरोपस जीनस होता है, टेरोपोडिडे फैमिली कहलाती है ना, याद रखिएगा। सिम्टम्स इसके हैं फीवर, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वॉमिटिंग एंड पेशेंट्स या तो सिम्टम ही नहीं शो करते या किसी कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको डिटेक्ट करना भी, है ना। कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है निप्पा वायरस का, कोई ड्रग या वैक्सीन नहीं बनाई गई है करेंटली WHO के द्वारा, है ना, WHO के एज पर। एंड एशिया, बांग्लादेश में काफ़ी फेमस है। पहली बार ये सिंगापुर में ये देखा गया था इस डिसीज़ को, है ना, तो याद रखेगा। आयुष्मान भव कैंपेन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करेंगी आयुष्मान भव कैंपेन। इसकी मिनिस्ट्री है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पर्पस है इसका comprehensive nationwide health care initiative that aims to extend health care coverage to every village and town transcending geographical boundaries and no one is left। तो एक comprehensive nationwide health care initiative है। ये बेसिकली चाहता है कि हेल्थ केयर जो कवरेज है वो हर गांव, हर टाउन तक पहुँचे जोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करते हुए। एंड ग्राम पंचायत के बीच का कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ। एंड लोकल बॉडीज़ जो रहेंगी रूरल एंड अर्बन एरियाज़ की, वो मेक श्योर करेंगे कि ये एक सक्सेसफुल हो। एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज जो है, हेल्थ सर्विसेज जो है वो सब मिल सकें। 3 कंपोनेंट इसके। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, इसमें बेसिकली आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हैं उनको। देन आयुष्मान मेलाज लगाए जाएंगे आभा ID यानी हेल्थ ID बनाने के लिए। आभा ID के साथ आप जा भी सकते हो, आपने वो यूज़ कर सकते हो। देन आयुष्मान सभा लगाई जाएगी, हर विलेज और पंचायत में ये काम किया जाएगा। आयुष्मान सभा लगाई जाएगी ताकि आयुष्मान कार्ड, आभा ID ये सब जनरेट की जा सके, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अभी सालेम सागो गेट्स द GI टैग। लिख लीजिए, सालेम सागो को GI टैग दिया गया है। तो सालेम स्टार्च एंड सागो मैन्युफैक्चरर सर्विसेज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, सागो सर्व जो तमिलनाडु से है ये, सालेम सागो, सालेम स्टार्च एंड सागो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसको दिया गया है GI टैग। सालेम सागो क्या है? सालेम सागो इज डिराइव्ड फ्रॉम रॉ टैपियोका। तो रॉ टैपियोका से इसको निकाला जाता है। It is a form of small hard globules or pearls and is pearl white in color। तो pearl white कलर का होता है। टैपियोका, रॉ टैपियोका से बनता है। फॉर्म ऑफ स्मॉल हार्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं। प्रोड्यूस इन सलेम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु विच इज़ द मेन सेंटर ऑफ सागो प्रोडक्शन। सलेम सागो अगर आपसे कोई पूछे, है ना, तो ये मैन्युफैक्चर होता है वेट स्टार्च पाउडर विच इज़ क्रश्ड फ्रॉम द टैपियोका रूट्स। तो टैपियोका रूट्स में जो वेट स्टार्च पाउडर निकलता है उससे ये निकाला जाता है, ठीक है। एंड सागो इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि फूड, पेपर, कंस्ट्रक्शन, इन सब जगहों पे। टैपियोका क्या है? टैपियोका एक स्टार्ची फूड है विच इज़ ड्राइव फ्रॉम द कसावा रूट। टैपियोका एक स्टार्ची फूड है जो कि ड्राइव होता है कसावा से। टैपियोका पल्स आर रेफर टू एज साबूदाना। हम साबूदाना बोलते हैं ना, साबूदाना, वही मैंने बताया, बोल ही रहा था। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।